दोस्तों नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ में मौर्य काल को देखा था। अब हम मौर्योत्तर काल को देखते हैं। मौर्यों के बाद छत्तीसगढ़ में किनका शासन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के राजाओं ने शासन किया, एक तो देशी वंश और एक तो विदेशी वंश। तो देशी वंश में जो प्रमुख थे वो ब्राह्मण वंश के शासक थे, जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, इनको शामिल किया जाता है ना। तो इन देशी वंशों में जो सातवाहन वंश है उन्होंने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शासन किया, जो एक ब्राह्मण वंशीय शासक थे। विदेशी वंश में हम देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में यूनानी थे, पार्थियन थे, शक थे, कुषाण थे। उनमें से केवल शक और कुषाणों ने ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया है और उनके बहुत ही कम प्रमाण मिलते हैं छत्तीसगढ़ में शक और कुषाण से संबंधित। तो उसको हम देखते हैं। सातवाहन काल के संबंध में हम देख लेते हैं कि सातवाहन जो ब्राह्मण शासक थे उनका जो कार्यकाल था वो 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा तक इनका शासनकाल था। तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र था ये भारत के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सक्रिय थे और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, पैठन जिसको बोला जाता है। ये सातवाहन वंश जो थे उसके छत्तीसगढ़ के प्रभाव क्षेत्र में पहले ये नहीं आते थे, जब ये साम्राज्य विस्तार किए तो इसके प्रभाव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी आने लगा। माना जाता है कि ये जो क्षेत्र था छत्तीसगढ़ के साइड में उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा का एक शासक था खारवेल, ठीक है। खारवेल जो शासक था वो सातवाहन कालीन, ये जो महाराष्ट्र है सातवाहन कालीन शासक का वो था, समकालीन था। तो इसके खारवेल के प्रभाव क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र आता था, यानी छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी क्षेत्र था वो खारवेल के शासन के अंतर्गत आता था। तो यहाँ सातवाहन काल के जो शासक थे अपना प्रभाव जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करवाते थे, है ना। तो सातवाहन काल जो दक्षिण क्षेत्र में शासन करते थे ये अपने आप को दक्षिणापथ का स्वामी मानते थे। तो सबसे मेन फैक्ट है कि सातवाहन काल जो थे दक्षिणापथ का स्वामी मानते थे अपने आप को। इनकी जो राजधानी मैंने प्रतिष्ठान बताई, वैसे मौर्यों की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान पटना है। आगे हम देखते हैं कि जो साक्ष्य मिले हैं हमको सातवाहन काल से संबंधित, तो क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, काष्ठ स्तंभ मिले हैं और मिट्टी के मुहर और शिलालेख वगैरह मिले हैं। तो इनका क्रमबद्ध अध्ययन हम करते हैं। सिक्के में हम देखते हैं एक नाम आता है राजा अपीलक, जो सातवाहन कालीन शासक थे। ये इनका जो आधिकारिक जो इनका अभिलेख है उनमें इसका नाम नहीं मिलता कि सातवाहन कालीन शासक होने का उल्लेख ये नहीं मिलता, लेकिन पौराणिक विवरणों में यह मिलता है कि जो राजा अपीलक था वो सातवाहन काल का शासक था, सातवाहन वंशीय शासक था। इसके जो सिक्के मिले हैं वो बालपुर, रायगढ़ और मल्हार, बिलासपुर में मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सातवाहन कालीन सिक्का कहाँ मिला है, बालपुर, रायगढ़ और मल्हार, बिलासपुर में। जो काष्ठ स्तंभ है, और ये प्रश्न अगर पूछे राजा अपीलक किस वंश से संबंधित है, तो सातवाहन वंश से संबंधित है। और मेंस में अगर पूछे साक्ष्य तो ये सभी साक्ष्य आपको उसमें इंक्लूड करने होंगे। उसके बाद जो देखते हैं काष्ठ स्तंभ, काष्ठ यानी लकड़ी का स्तंभ, जिसको सातवाहन कालीन चित्रकला का प्रतीक भी माना जाता है ना। देखिए जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है, इस पर लोचन प्रसाद पांडे ने एक लेख भी लिखा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किरारी का काष्ठ स्तंभ किसकी रचना है, तो ये है पंडित लोचन प्रसाद पांडे की रचना। इसमें क्या होता है कि किरारी एक गांव है आपके डभरा तहसील में, चंद्रपुर के पास एक तालाब है। तालाब की खुदाई हुई थी 1921 के आसपास। इस खुदाई में एक लकड़ी का स्तंभ मिला जिस पर कुछ अंकित है, ठीक है। तो इसमें जो है सातवाहन कालीन प्रशासकों और अधिकारियों का वर्णन है, उनके पद नाम का उसमें उल्लेख है और अनेक प्रकार के चित्र उसमें बने हुए हैं। इनमें पद नाम में है आपका नगर रक्षितो, जो नगर की रक्षा करता था, सेनापति, प्रतिहार, फिर है आपका रधिक, सौगंधक, और ये आपका था लास्ट गोमांडलिक का इसमें वर्णन है, ठीक है। तो इसमें किरारी के काष्ठ स्तंभ में किस चीज़ का उल्लेख है,
तो सातवाहन कालीन जो अधिकारी है और प्रशासक हैं उनके पदनामों का उल्लेख है, और ये वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय में स्थित है। और इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1921 में हुई थी किरारी के एक तालाब में, है ना। माना जाता है कि जब ये कोई राजा यज्ञ करवाया था उस समय का ये लकड़ी है। इसको हम डिटेल से देखेंगे किरारी के बारे में लास्ट में। जो मिट्टी के मुहर मिले हैं, जो मिट्टी के मुहर हैं उसको हम कहते हैं सील। ये मिला है आपका मल्हार बिलासपुर में मिला है ना। इसमें एक नाम मिला है राजकुमार कुमार वध दत्त श्री का नाम मिला है, और चित्र है हाथी, नाग और स्त्री के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो मिट्टी के मुहर आपके मल्हार से प्राप्त हुए हैं सातवाहन कालीन, उसमें हाथी, नाग और स्त्री के चित्र अंकित है, और उसमें नाम जो लिखा है वो राजकुमार कुमारवध दत्त श्री का नाम लिखा है। आगे हम देखते हैं जो शिलालेख हैं। जो शिलालेख है हमको मिला है दमावदरहा गुंजी भी आपके शक्ति तहसील जांजगीर चांपा में है। ये जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा का लिखा हुआ है। इसमें सातवाहन शासक जो है वरदत्त श्री, जो हमने देखा कि जो आपके मिट्टी के मुहर में जिसका नाम है उसी का नाम इसमें भी है, वरदत्त श्री का नाम है ना। इसमें ये उल्लेख है कि ये अपने आय बढ़ाने के लिए ये है 1000 गायें दान में दिए थे ब्राह्मणों को। पहले ये माना जाता था कि ब्राह्मणों को दान देने से खुद के आय में वृद्धि होती है, तो ये ब्राह्मण शासक थे इसलिए ये मानते थे, और ब्राह्मणों को इन्होंने 1000 गायें दान में दी थी। और इसका जो भाषा है वो प्राकृत भाषा का लेख है। आगे हम चलें कि जो रोमन सिक्के हैं, यहाँ एक रोम का जो सिक्का मिला है चकरबेड़ा बिलासपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सातवाहन कालीन रोम के जो सिक्के मिले वो कहाँ प्राप्त हुए, तो चकरबेड़ा बिलासपुर से। ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के राजाओं का व्यापार विदेशों से होता था। संभवतः यहाँ जो सिक्के मिले हैं तो ये इस चीज़ का प्रमाण होना चाहिए कि यहाँ जो व्यापारी थे वो रोम से व्यापार करते थे। और एक है सिरपुर महासमुंद से संबंधित है सातवाहन काल। इसमें हेन्सवांग का जो है यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने एक बुक लिखा था सिंयुकी के अनुसार सातवाहनों का जो प्रभाव था वो कियासलो यानी दक्षिण कोसल पर था। कियासलो ये दक्षिण कोसल को कहा जाता था, ठीक है। हेन्सवांग ने लिखा है कि सातवाहन काल में जो बौद्ध दार्शनिक था, बौद्ध दार्शनिक होने के साथ साथ वो गणितज्ञ भी था, नागार्जुन क्या था, दक्षिण कोसल के राजधानी के निकट एक पर्वत पर एक 5 मंजिला इमारत बनाया गया था सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा। तो वहाँ ये निवास करते थे, और प्रथम सदी में नागार्जुन छत्तीसगढ़ आए थे, और माना जाता है कि इस क्षेत्र के विद्यालय में ये कुलपति नियुक्त हुए थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए कि एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक टीचर बन के आता है। और उसी प्रकार आपकी चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा मिली है। यहाँ चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा आपके मल्हार में मिली है, बूढ़ी खार में मिली है। ये 2वीं ईस्वी की मूर्ति है जो छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी मूर्ति मानी जाती है, चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा। माना जाता है कि इसका निर्माण 2 स्त्रियों ने करवाया था, प्रभावती और भारद्वाजी ने करवाया था, ठीक है। आगे हम चलें कि मल्हार से जो मिट्टी की जो मुहर मिली है उसमें वेद श्री का वर्णन है। जो हमने देखा था मिट्टी का मुहर जिसमें कुमार व दत्त श्री लिखा था, और हाथी, स्त्री और नाग के जो चित्र थे उसमें वेद श्री का लिखा हुआ है। अगर हम ये कहें कि सबसे सामान्य स्रोत यानी मुख्य स्रोत सातवाहन काल का छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो किरारी का काष्ठ स्तंभ है, जो यहाँ के एक लोकल वंश होने का एक प्रमाण मिलता है कि उन्होंने यहाँ आके शासन किया था, है ना। सातवाहन काल के जो गौण लेख मिलते हैं वो सेमरसाल दुर्ग में, और एक भांदक लेख है, उसमें सातवाहन काल की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम चलें। इस प्रकार सातवाहन काल समाप्त होता है
और हम देखते हैं इसमें शक और कुषाण वंश के का शासन, जो कि विदेशी शासक थे, इनका भी प्रभाव छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में रहा होगा, ऐसा इनका मानना है विद्वानों का। तो हम देखते हैं कि क्या प्रमाण मिले हैं छत्तीसगढ़ में। जो शक शासक होते थे वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षत्रप में बांटकर शासन करते थे। अलग अलग क्षत्रप बनाए थे, जैसे पश्चिमी क्षत्रप, पूर्वी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप, दक्षिणी क्षत्रप। तो इस प्रकार एक पश्चिमी क्षत्रप था जो उज्जैन के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो माना जाता है कि इसी क्षत्रप का जो क्षेत्र था, इसी क्षत्रप का जो क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ प्रभावित था। और उसी का एक सिक्का मिला है आपके आरंग रायपुर में। तो शक वंशीय सिक्का मिला है आपका आरंग रायपुर में। कुषाण वंशीय सिक्का मिला है आपका तेलीकोट रायगढ़ में, है ना। ये मिला है आपका सिक्का मिला है, और ये सिक्का के खोज करता है D.K. मेहता। कुषाण वंशीय शासक जो पूछा गया था CGPSC में, तेलीकोट रायगढ़, सिक्का मिला है D.K. मेहता, इसके खोज करता है। मल्हार बिलासपुर, इसमें तांबे का सिक्का मिला है। ठीक है। तो मेघवंशीय शासक के बारे में ये फैक्ट है कि गुप्तों के पहले मेघवंश के शासक शासन किए थे, ऐसा पुराण बताते हैं। इनका जो शासनकाल था 200 AD से 400 AD के मध्य था, और इसके जो सिक्के मिले हैं वो मल्हार से प्राप्त हुए हैं। और इनके दो शासकों का छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में वर्णन मिलता है, वह है शिवमेघ और यमेघ। आगे हम चलें। जैसा मैंने बताया था कि मैं हर लेक्चर के साथ एक या दो ऐसे क्षेत्रों का मैं उल्लेख करूंगा, उसके बारे में वर्णन करूंगा, ताकि आपके साथ साथ स्थल परिचय भी हो जाए। तो ये मैंने किरारी का उल्लेख किया था, किरारी का स्तंभ लेख। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ लेख, ये जो लेख लिखा है वो पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है। उन्होंने देखा होगा उसके बारे जो स्तंभ लेख को देखा होगा, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने एक समझ लीजिए कि एक अनुमान लगाया है कि वो इस शासक का हो सकता है, और वो किस प्रकार की आकृति का है उसके बारे में उन्होंने ये एक लेख लिखा है। तो किरारी का काष्ठ स्तंभ, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ये जो काष्ठ स्तंभ के बारे में बात करें तो ये वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थित है। ये 1921 की खुदाई में निकला था। ये जो तालाब की जब खुदाई हुई किरारी गांव में, तब ये प्राप्त हुआ। ये लकड़ी का बना है और वो साल वन का बना है। ठीक है। जो साल जो छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है, क्योंकि यहाँ साल वनों का द्वीप है, तो संभवतः ये छत्तीसगढ़ का ही है। इसमें ब्राह्मी लिपि में लेख है ना। इसको पढ़ने वाले हैं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और पंडित लोचन प्रसाद पांडे। इनका मानना है कि ये जो स्तंभ लेख है वो 1800 साल पहले का है, और कोई शक्तिशाली और प्रतापी राजा जो महानदी के तट पर जो महायज्ञ करवाया होगा, अनुष्ठान करवाया होगा, उसका है ये जो लकड़ी है। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? सातवाहन काल के महायज्ञ अनुष्ठान से 1921 की खुदाई में किरारी गांव से निकला है, साल का बना हुआ है। देखिए, जो आपको PSC में पूछा था कि मूर्ति जगन्नाथ की जो मूर्ति बनी है, जगन्नाथ की जो मूर्ति बनी है वो किसका बना है, उसके आधार पर ये प्रश्न भी बन सकता है कि किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है वो कौन से लकड़ी का है, वो साल का है, क्योंकि ये यहाँ के लोकलाइज होने का एक प्रमाण है ना। इसके आधार पर इसको प्रश्न बनाया जा सकता है। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि ये जो लकड़ी है किसी यज्ञ का खंभा है। अब हम अध्ययन करते हैं मल्हार के बारे में। मल्हार के बारे में अध्ययन करने से पहले इसका पुराना नाम जान लेते हैं, मल्लाल पत्तन। ठीक है। ये 3 नदियों अरपा, लीलागर और शिवनाथ से घिरा हुआ है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अलीशा। अरपा, लीलागर, शिवनाथ के संगम पर ये मल्हार स्थित है। ये है आपका मस्तूरी तहसील में, बिलासपुर जिला में। जो सातवाहन काल है उससे संबंधित यहाँ प्रमाण मिले हैं। रोमन सिक्के मिले हैं जो चकरबेड़ा बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं, वो यहाँ भी मिले हैं रोमन सिक्के मल्हार में। तो संभवतः यह क्षेत्र जो था विदेशी व्यापार से संबंध था। तो विद्वानों ने भी माना है कि जो मल्हार था प्राचीन समय में एक व्यावसायिक केंद्र था। आपका मल्हार का उत्खनन हुआ है
उसमें ईसा की जो दूसरी सदी है उसमें ब्राह्मी लिपि की मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुए हैं, जिस पर गामस, कौसल्या और वेदश्री अंकित हैं। ये कौसल्या से संभवतः ये कौशल शब्द वर्णित हैं। गामस यानी ग्राम से, ग्राम कौशल्या तथा वेदश्री अंकित हैं। ठीक है। जो यहाँ मल्हार में ईंटों की दीवार प्राप्त हुई है जो कि मौर्यकालीन है। अन्य अगर हम देखें तो मिट्टी से बना हुआ एक किला जो चारों ओर से खुदा हुआ है यहाँ प्राप्त हुआ है। कलचुरी वंश से संबंधित देखें, कलचुरी वंश में पृथ्वीदेव द्वितीय के शिलालेख में प्राचीन नाम मल्लाल लिखा हुआ है ना। अन्य शिलालेख में क्या लिखा है? मल्लाल पत्तन लिखा है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शिलालेख में मल्हार का नाम मल्लाल मिला है और प्राचीन नाम है इसका मल्लाल पत्तन। अन्य शिलालेख में मल्लाल पत्तन ही मिला है। तो देखिए मल्हार में कौन कौन से मंदिर का निर्माण हुआ है। तो एक मंदिर है आपका केदारेश्वर या पातालेश्वर मंदिर, जो कि 1167 ईस्वी में सोमराज ब्राह्मण ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। उसी प्रकार जो है आपका धरजोटी महादेव का मंदिर यहाँ स्थित है। इसको 1163 ईस्वी में कलचुरी सामंत ब्रह्मदेव ने निर्माण करवाया था और शासन उस समय कर रहे थे वो पृथ्वीदेव द्वितीय का शासन काल था। ये पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत थे ब्रह्मदेव, उन्होंने धरजोटी महादेव का मंदिर बनवाया है। एक है आपका डिडनेश्वरी मंदिर है जो कलचुरी कालीन मंदिर है, शुद्ध ग्रेनाइट से बना हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये जो भारत में 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ डिडनेश्वरी मंदिर है। ये जो चतुर्भुज विष्णु की पाषाण प्रतिमा जो मिली है, जो हमने देखा था कि ये सबसे प्राचीन मूर्ति है, 200 ईसा पूर्व की मूर्ति है और इसमें मौर्यकालीन ब्राह्मी लेख का अंकन है। देखिए जो मैं मल्हार पढ़ा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि सातवाहन काल से संबंधित हो, मल्हार के सभी कालों से संबंधित तथ्य मैं इसमें बता रहा हूँ, तो आप उसको समराइज कर लीजिएगा। जो अन्य मूर्तियाँ मिली हैं उसमें हिंदुओं की मूर्ति मिली है, ये मेंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। शिव, कार्तिकेय, गणेश, स्कंद माता, अर्धनारीश्वर और यहाँ की मूर्तियों में गुप्तकालीन विशेषताएं झलकती हैं। तो मल्हार की मूर्तियों में कौन से काल की विशेषताएं हैं? गुप्तकालीन विशेषताएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध बोधिसत्व, तारा मंजूरी की बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। जैन तीर्थकरों, यक्ष यक्षिणियों, विशेषतः अंबिका की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थल मल्हार है। यहाँ ताम्रपाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक के आपके साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए कि प्रोफेसर जो के.डी. वाजपेयी और डॉक्टर एस.के. पांडे हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो मल्लाल है वो संभवतः मल्लारी से बना है ना। मल्लारी किसको बोलते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं। प्राचीन काल में ये माना जाता था, पुराणों में भी उसका उल्लेख है कि मल्लासुर नामक एक असुर रहता था, उसको शिव ने उसका वध किया था, तो शिव को मल्लारी कहा जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में के अंचल में शिव पूजा के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये मल्लासुर का जो क्षेत्र है वो आपका मल्लाल पत्तन या मल्हार माना जाता है। तो इस प्रकार कंप्लीट होता है। इससे संबंधित एमसीक्यू हम देख लेते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो किस वंश का शासन सब छत्तीसगढ़ में था? तो ये सातवाहन काल का। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप बताइएगा इसका आंसर, कमेंट करके आंसर बताइएगा। राजा अपीलक किस राजवंश के थे? बहुत ही सरल प्रश्न है, यह है आपका सातवाहन काल। सातवाहन नरेश अपीलक के एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से मिले हैं? तो ये बालपुर रटा हुआ होना चाहिए। आगे हम देखें, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो आप बताइए इसका आंसर कमेंट करके। रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? देखिए रतनपुर का नाम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, रत्नावलीपुरी, मणिपुर, अम्बापुरी, रत्नपुर। तो ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है रतनपुर के पूरे नाम, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।
सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, चकरबेड़ा से। चीनी यात्री वेन्सवांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? तो इसने की थी सिरपुर यात्रा 639 है ना ईस्वी में की थी, यानी 639 यानी 7वीं सदी में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सातवाहन काल कंप्लीट होता है, और आगे हम हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी को भी लेकर चलेंगे, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।